आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीधी सीधी बात, रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको जनन या प्रजनन। ठीक है, क्या होता है ये, कैसे इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पकड़ना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, या इसी को बोलते हैं हम लोग जीव। क्या बोलते हैं? जीव। लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किसको जीव कहते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब कोई भी जीव ऐसे नहीं बनता है। ये जीव बनता है बाबू सबसे पहले, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखी जाए तो कोशिका से। कोई भी जीव जिसके अंदर क्या है, जान है, वो किससे मिलके बना है? सेल से। सेल से मिलके बना है। अब जब ये सिमिलर टाइप के सेल, मतलब देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो देखिए, अगर सेल के नंबर के बिहाफ पे देखी जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर का हिंदी में क्या होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय यानी सिर्फ और सिर्फ कितने सेल से मिलके बना हो? एक सेल से। और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारी, यानी बहुकोशिकी। बहुकोशिकी, बहुकोशिकी का मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बना हो। ठीक है, अगर सिर्फ वह एक सेल से मिलकर बना है तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप लोग जानते हैं ना। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, और वो उतना ही काम करता है जितना एक मनुष्य, जिसके अंदर क्या होता है, मनुष्य कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है कि नहीं होता है? यानी ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, एनिमल के साथ साथ क्या हो गया? प्लांट हो गया। ये सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो जितना ये लोग काम करते हैं, सेम टू सेम भी एक सेल भी उतना ही काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल तक होता है, लेकिन बहुत सारे सेल से अगर मिलकर बना है तो फिर उन सेल को ग्रुप में डालना पड़ता है। मतलब देखिए, मनुष्य के अंदर ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, ट्रिलियन में, खरबों में सेल पाए जाते हैं। तो उन खरबों सेल में से जो सेम टाइप के सेल हैं, अगर हम एक पास रख दें तो वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक। क्या होता है? उत्तक। अब फिर सेम टाइप के टिश्यू जो एक साथ काम करेंगे, उनको एक पास मिला दूंगा मैं, तो क्या बन जाएंगे? ऑर्गन। क्या बन जाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग, जैसे कि आँख, कान, नाक, ये सब क्या है? ऑर्गन है। और एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन, यानी एक ही काम को अगर ये लोग, मतलब सभी ऑर्गन्स का एक ही उद्देश्य है, दैट मीन्स एक उद्देश्य वाले ऑर्गन को अगर हम लोग सही तरीके से फिट कर दें तो क्या होंगे? वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यानी कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्र, यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र। और अंग तंत्र को कहाँ रख दीजिए आप? स्केलेटन के अंदर, तो आपका क्या बन जाएगा? स्केलेटन माने कंकाल तंत्र के अंदर, तो क्या बन जाएगा आपका? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीवधारी बन जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? जान। और ये जीवधारी कैसा है? मल्टी सेलुलर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल होता तब तो सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म थी, है कि नहीं है? बहुत सारे सेल हैं तभी तो टिश्यू बनेंगे, उनको ग्रुप वाइज करूंगा तो टिश्यू बनेंगे। बहुत सारे टिश्यू बनेंगे तो उनको एक प्रकार से एक जगह पर रख दूंगा तो अंग बनेंगे। और बहुत सारे अंग जो एक तरीके का काम करते हैं उनको क्या बना दूंगा मैं? मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और कई सारे अंग तंत्र हमारी बॉडी के अंदर जब स्केलेटन सिस्टम के अंदर, यानी कंकाल के अंदर सही तरीके से रख दिए जाएंगे तो हमारी बॉडी बनती है। आई बात समझ में? एक जीव बनता है और उसके ऊपर से क्या चढ़ा दिया जाता है? चमड़ा, यानी स्किन। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेन बात कहाँ पे, हम लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे? इस लेवल पे पढ़ रहे होंगे। हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 9th के अंदर, क्लास 11th के अंदर। अगर जो लोग 12th में है वो 11th के अंदर सेल पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है? टिश्यू पढ़ चुके हैं, ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स आप यहाँ तक की बातें पिछले क्लासेस में, चाहे वो 9th वाले हो चाहे 11th वाले हो, दोनों 9th और 11th दोनों क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं। हमारी कहानी 10th और 12th के अंदर ऑर्गन सिस्टम पे आके रुकती है। लेकिन यह ऑर्गन सिस्टम इन्हीं तीनों से कनेक्टेड है भाई। जिनको ये तीनों अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, ऑर्गन सिस्टम अच्छे से आ रहा होगा। और जितनी चाहिए जानकारी एक ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए सेल के बारे में, उतनी मैंने आपको यहाँ पे क्या की है? बता दी है। तो सेल के बारे में लगभग जानकारी आपको पता है।
ऐसा नहीं है कि आप सेल के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत टिश्यू की कहानी बाकी है, तो बीच में टिश्यू भी आएगा, टिश्यू को भी मैं बताऊंगा। और ऑर्गन से बहुत ज़्यादा हमारा वो नहीं है, ऑर्गन उतना ही आया हुआ है जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो टिश्यू बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो टिश्यू को मैं फिर से क्या करूँगा, आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, अब इन ऑर्गन सिस्टम की मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला ना कि कई सारे सिमिलर वर्क करने वाले ऑर्गन्स को मैं मिला दूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि दांत का क्या काम होता है, काटना। दांत का काम क्या होता है, काटना, यही तो होता है। जीभ का काम होता है स्वाद लेना। क्या लेना, स्वाद लेना। और स्लाइवा को रिलीज करना, यानी स्लाइवा क्या होता है, लार। स्लाइवा किसको बोलते हैं, लार। तो लार को क्या करना, रिलीज करना, खाने के अंदर मिलाना और टेस्ट लेना, और खाने को क्या करना, पलटते रहना। आई बात समझिए। और अंदर जाओ तो एक पाइप लगी है जिसका क्या नाम है, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, खाने का पाइप जिसको बोलते हैं। वो खाने को कहाँ करती है, खाने को ले जाके यहाँ पे पेट में रखती है। पेट के अंदर 3 तरीके से पोर्शन होते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। तो 3 तरीके से पोर्शन होते हैं। उस पेट का काम क्या होता है, खाने को तोड़ना। पेट के अंदर एसिड वगैरह होते हैं, उन सब का काम क्या होता है, तोड़ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और तोड़ती है और उसके अंदर से खाने को क्या करती है, निकाल लेती है। और लार्ज इंटेस्टाइन खराब खाने के अंदर से पानी का अवशोषण करता है और खराब खाने को क्या कर देता है, बाहर। तो एक बात बताइए, अगर मैं देखूं तो जीभ एक अंग है, ऑर्गन है कि नहीं है। दांत भी एक ऑर्गन है, अलग है कि नहीं है। फूड पाइप भी एक ऑर्गन है, पेट भी एक ऑर्गन है, छोटी आंत भी एक ऑर्गन है, बड़ी आंत भी एक ऑर्गन है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सबका काम क्या है, किससे रिलेटेड है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन सब किसके लिए काम कर रहे हैं, खाने से संबंधित काम कर रहे हैं। अगर खाना नहीं आएगा तो दांत काम करेगा, नहीं करेगा। जीभ काम करेगा, नहीं काम करेगा। फूड पाइप काम करेगा, नहीं करेगा। पेट काम करेगा, नहीं करेगा। छोटी आंत काम करेगा, नहीं करेगा। बड़ी आंत काम करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स कि खाना अगर नहीं है तो फिर उनका कोई काम नहीं है वैसे में। लेकिन अगर खाना आएगा तो इतने लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा ना, यानी ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर इसमें से कोई भी काम करना बंद कर दे, सपोज कर लिए दांत क्या करना स्टार्ट कर दे, काटना बंद कर दे, यानी दांत क्या करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ना। अगर तोड़ना छोड़ दे तो क्या होगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा, तो फूड पाइप में फंसने लगेगा, नहीं फंसने लगेगा। पेट को पचाने में दिक्कत होने लगी, छोटी आंत को उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालने में दिक्कत होगी, तो बहुत समस्या हो जाएगी। अगर वैसे ही फूड पाइप जाम हो गई, खाना जई भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप खाना खाएंगे तो बाहर अंदर जई भी नहीं करेगा। पेट अगर पचाना बंद कर दे तो पेट उसी में, खाना उसी में रह जाएगा, आप कमजोर होते जाएंगे, और नहीं तो आपको क्या होने लगेंगी, बीमारियां 50 होने लगेंगी। आप समझते हैं, गैसेस बनने लगते हैं, समझ रहे हैं ना, पेट दर्द होने लगता है। तो दैट मीन्स कोई भी अगर एक काम करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा खाने वाला काम क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। खाने से संबंधित जो भी काम है वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब। दैट मीन्स ये सब एक तरीके से एक मिल के ही तो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और सभी ऑर्गन अगर अलग अलग होने के बावजूद एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम। तब उसका मतलब वो क्या है, सबके सब ऑर्गन सिस्टम। और इस पूरे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो खाने से संबंधित पूरे के पूरे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आयो समझे। खाने से मतलब जैसे ये तो एक सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे कुछ सिस्टम का मैं नाम लूंगा और उन सिस्टम को आप समझिएगा और उनमें से आपको समझना है। 10th के अंदर भी बात जो आई थी उसको भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर पहला सिस्टम आप पढ़ लिए, डीएस का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा आता है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम। चौथा आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे कर लेता हूँ CS, सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस नाम समझते रहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन चारों को क्या बोलते हैं, क्लास 10th के अंदर NCERT बोलती है दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। मतलब ये कि यदि व्यक्ति को जिंदा रहना है तो यह 4 सिस्टम को उसको चलाना बहुत जरूरी है। 4 सिस्टम को चलाना जरूरी है। 4 सिस्टम इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। बाकी के सिस्टम उतने जरूरी नहीं हैं जितने ये ज़्यादा जरूरी है। दैट मीन्स जिंदा रहने के लिए, किसी भी जीवधारी को जिंदा रहने के लिए कितने प्रोसेस यानी कितने सिस्टम चलाने पड़ेंगे, 4। और कितनी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, 4। डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है खाना लाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है, खाना लाओ। दैट मीन्स खाना खाना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहता है सांस लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है, सांस लो। यानी जिंदा रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहता है कि खराब चीज़ों को बाहर निकालो। एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहता है क्या, कि खराब चीज़ों को बाहर निकालो। दैट मीन्स खराब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जाइए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। और
ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है कि जो भी इधर पूरा सिस्टम बना है इन सबको इधर से उधर बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवाना होता है। मतलब मैं समझाऊँ तो आप खाना खाते हैं, एक एक कंडीशन देखिए, खाना खाएंगे नहीं तो खाना नहीं खाएंगे तो क्यों नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। खाना नहीं खाएंगे तो क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। यानी आपको खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी काम नहीं करेगी, है कि नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। तो खाना खाना बहुत जरूरी है। तो खाना खाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम लगाना पड़ेगा, लग गया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है बाबू, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। अब ये एनर्जी तो बन गई, लेकिन इस एनर्जी को एक जगह से, क्या हमारी बॉडी पेट के पास सभी कनेक्टेड है क्या, पेट से। क्या आपके पैर का नाखून काम नहीं करता है, या पैर आपका काम नहीं करता है, करता है ना। हाथ काम करता है कि नहीं काम करता है, ब्रेन काम करता है कि नहीं काम करता है। लेकिन क्या ये सब पेट से कनेक्टेड है, नहीं सर, ऐसे कनेक्टेड नहीं। एकदम नज़दीक है थोड़ी ना कि आप खाना खाएंगे, पेट के पास पहुंचा खाना और वो सब खाना इसके पास तुरंत चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, नहीं। उसको पहुंचाने वाला भी तो चाहिए। तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो ये दूसरे नंबर पे मेरा सिस्टम क्या है, ये है। अब पूरा खाना पहुंच गया, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा खाना, दैट मीन्स यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या बनाया, एनर्जी बनाई। और वो एनर्जी किसके पास पहुंची, सभी ऑर्गन के सेल के पास। किसके पास पहुंचती है, सेल के पास। आपको पता होगा ना एनर्जी कहाँ जाती है, सेल के पास। सेल के पास पहुंच गई। और सेल के अंदर मैंने बताया है कि सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को भी किस में बदलता है, एटीपी में। किस में बदलता है, एटीपी में। और वो एटीपी में तभी बदलेगा जब उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। मतलब आपने जितना खाना वाना खाया, जितना भी इसने पहुंचाया, यानी इन दोनों सिस्टमों ने काम किया, वह धरा का धरा रह जाएगा यदि उसको क्या नहीं मिला, सेल को ऑक्सीजन। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या नहीं बनाएगा, एटीपी नहीं बनाएगा। और एटीपी नहीं बनाएगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, दैट मीन हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, खराब। अगर क्या नहीं दिया गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब सांस। तो इसलिए हमको तीसरा सिस्टम हमारे अंदर भगवान ने क्या डाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने वाला सिस्टम। ठीक है। अब जब सांस लिया तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया तो सेल ने क्या किया कि एटीपी बनाया, यानी ऊर्जा आई। और ऊर्जा जब आई बाबू तो सेल को मिल गया एनर्जी। और जब सेल को मिल गया एनर्जी तो उस सेल को, तो उस टिश्यू को मिल गया एनर्जी। उस टिश्यू को मिल गया एनर्जी तो ऑर्गन को भी मिल गया एनर्जी। और उस ऑर्गन को मिल गया एनर्जी तो फिर ऑर्गन सिस्टम को मिल गया एनर्जी। और ऑर्गन सिस्टम को एनर्जी मिल गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल गया एनर्जी। सबको मिल गया कि नहीं मिल गया एनर्जी, यानी पूरे जीवधारी के बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई। लेकिन जब खाना बनाते हैं, आपको भी पता है, जब भी खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। वैसे ही सेल जब एटीपी बनाता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होती हैं। अब वो खराब चीज़ें कहाँ होती हैं, तो जो लेके जाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड होता है ना, ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड ही पूरी एनर्जी को इधर से उधर करता है। ऑक्सीजन को फेफड़े से सेल तक पहुंचाता है। सेल के अंदर जो खराब चीज़ें बनती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ पे, सेल से लाके कहाँ, फेफड़े तक छोड़ता है। और भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक होती हैं, हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, वो भी कहाँ कंटेंट होती हैं, ब्लड के अंदर। जैसे आप फैट वैट खाते हैं कि नहीं खाते हैं, यानी घी खाते हैं, तो घी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी है, बहुत प्रॉफिटेबल भी। अच्छा, मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो सब अच्छा वाला खाना ही नहीं खाते हैं, खराब खाना भी खाते हैं। और खराब खाने के कारण खराब चीज़ें किसके अंदर कंटेंट हो जाती है बाबू, ब्लड के अंदर। और ब्लड अगर लगातार खराब चीज़ों को लेके रखा रहा तो फिर ब्लड अच्छी चीज़ों को सेल तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स आप कितना भी बढ़िया खाना खाइए, अंदरवा ब्लडवा खराब है तो उस सेल तक अच्छा चीज़ नहीं पहुंचाएगा। अगर सेल तक अच्छा चीज़ नहीं पहुंचाएगा तो सेल एटीपी नहीं बनाएगा, एटीपी यानी एनर्जी नहीं बना पाएगा। एनर्जी नहीं बना पाएगा तो सेल नहीं चार्ज होगा, सेल नहीं चार्ज तो टिश्यू नहीं चार्ज, टिश्यू नहीं चार्ज तो ऑर्गन नहीं चार्ज, ऑर्गन नहीं चार्ज तो ऑर्गन सिस्टम नहीं चार्ज, और ऑर्गन सिस्टम नहीं चार्ज तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं चार्ज होगा। और धीरे 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 डिस्चार्ज होते 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 एनर्जी एकदम खत्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम खत्म। दैट मीन्स जो कचड़वा है उसके निकालना भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने चौथा सिस्टम लगाया हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बस समझे। अब ये जब 4 सिस्टम लग जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ आसानी से चलती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि यह 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि खाना खाइए, खाने को पचाइए, पचाने के बाद उसको पूरे शरीर के अंदर फैलाइए, फैलाने के बाद उसको सांस के द्वारा उसके अंदर से एटीपी बनाइए, और जितना कचरा है ब्लड के अंदर उसको भी क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। इतना काम करिए तो आप जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने के लिए इतने प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। इसीलिए 4 सिस्टम क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने टॉपिक डाला हुआ है रिप्रोडक्शन, क्या ये हमारे जीवन जीने के लिए एकदम ज़रूरी है क्या, मतलब हमें जिंदा रहना है तो क्या ये ज़रूरी है क्या,
क्यों आखिर एनसीईआरटी ने इसको लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं डाला? क्यों उसने कहीं भी रिप्रोडक्शन का नाम नहीं लिया? क्योंकि यह जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, यह कब हम समझेंगे? जब हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इन सब का तो मतलब हम समझे हैं कि सांस लिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी श्वसन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में खाना पचाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के थ्रू हम लोग खराब चीज़ों को बाहर निकालते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को पहुँचाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब चीज़ें हम लोग ब्रीफली पीछे वाले लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो आखिर रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर क्यों नहीं डाला एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी ने इसको क्यों नहीं डाला? तो इसका मेन कारण था कि रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं है। तो इसका मेन कारण क्या है कि सबसे पहले हम डिफिनेशन समझे रिप्रोडक्शन क्या होता है, तब ना जाके हम बता सकते हैं कि ये ज़रूरी है कि नहीं। समझ में आई बात? तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं आप लोग। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों आखिर एनसीईआरटी ने इसको यहाँ पे नहीं रखा है। और ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर, देखिए हम हर चीज़ ध्यान से समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग होते हैं यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी मिलकर बना है और मल्टी सेल से भी मिलकर बना हुआ है। तो आई थिंक मैंने जितना समझाना था इसके अंदर समझा दिया। अब मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ। ओके।